welcome back to another video. मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल and you are watching channel Unicom. I hope all of you are doing well. आज हम एक बहुत important topic करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, elasticity of demand. ये टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, साथ ही साथ आपको डराता भी है. देखो, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है. देखो, मैं आपके सामने एक रबर बैंड शो कर रही हूँ. अब मैं इस पे जब फोर्स लगाती हूँ तो इतना स्ट्रेच हो पा रहा है ये, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये इतना इलास्टिक है. ठीक है. वहीं पर अगर मैं आपको ये रबर बैंड दिखाऊं और बोलूं कि इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो ये इतना स्ट्रेच हो पा रहा है, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा. ठीक है. लेकिन इससे और ज्यादा नहीं, कितना भी प्रेशर आप लगा लें तो आप कह सकते हैं ये जो रबर बैंड है ये भी इलास्टिक है, पर थोड़ा ज्यादा इलास्टिक है. वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस मार्कर को स्ट्रेच करके बताइए, इसकी इलास्टिसिटी हम देखना चाहें तो कितना भी प्रेशर लगा लो ये स्ट्रेच नहीं हो सकता. यानी कि ये मार्कर इनइलास्टिक है. इसकी इलास्टिसिटी, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो चेंज होगा वो जीरो है. इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है इलास्टिक पर थोड़ा कम इलास्टिक, और इसकी अगर हम बात करें तो ये है थोड़ा ज्यादा इलास्टिक. ठीक है. तो ये तो था लेमैन लैंग्वेज में इलास्टिसिटी का मतलब समझाने का एक अटेम्प्ट मेरा, कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जो चेंज हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी उस प्रोडक्ट में है. देखिए, जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट दो तरीकों से हम पढ़ सकते हैं, एक डिमांड के रिस्पेक्ट में और एक सप्लाई के रिस्पेक्ट में. यानी इलास्टिसिटी को आप डिमांड इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, और दूसरे टाइप की इलास्टिसिटी होती है सप्लाई इलास्टिसिटी. अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डिमांड इलास्टिसिटी की, तो डिमांड इलास्टिसिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं. टाइप्स कौन से हैं? 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, income elasticity of demand, cross elasticity of demand and advertisement elasticity of demand. इनका मतलब समझने की कोशिश करो. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम किसकी? कंज्यूमर की. तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि क्रॉस कनेक्शन, मतलब रिलेटेड गुड्स के बीच का कनेक्शन. अगर मैं आपसे कहूं कि टी की प्राइस में चेंज होने की वजह से कॉफी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी का केस है. या फिर मैं आपसे कहूं कि पेट्रोल की प्राइसेस में चेंज होने की वजह से कार की डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है, अगेन द केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस कनेक्शन. फोर्थ इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ रहा है. तो इस तरीके से ये चारों इलास्टिसिटीज होती हैं जिनको डिटेल में हम पढ़ेंगे. लेकिन आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर. अब देखो, जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात आती है तब 4 मेथड्स होते हैं इसे कैलकुलेट करने की. चारों मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इन चारों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम शुरुआत करेंगे हमारे परसेंटेज मेथड से. इसे कंप्लीट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे. और पार्ट 3 जो मैं इलास्टिसिटी पर बनाऊंगी उसमें हम देखेंगे ये बाकी तीनों इलास्टिसिटीज, यानी इनकम, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी. इस तरीके से 3 वीडियोस में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे और इन सारे कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे. तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, डिमांड इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले इतना मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको पता है डिमांड क्या होता है और एक लॉ ऑफ डिमांड क्या है. लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बोलता है कि अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और अगर कोई चीज सस्ती होती है, उसका प्राइस कम होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो, डिमांड इलास्टिसिटी. डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम समझते हैं कि किसी भी फैक्टर
जिस पर डिमांड डिपेंड करता है उसमें अगर बदलाव हुआ, कोई भी फैक्टर जिस पर डिमांड डिपेंड करता है अगर उसमें कोई चेंज हुआ, चेंज का मतलब ऊपर या नीचे, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होता है, अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसकी वजह से डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। आई रिपीट, डिमांड इलास्टिसिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड पर इफेक्ट आता है उसमें कोई चेंज किया हमने तो उसकी वजह से डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिवाइडेड बाय चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिस पर डिमांड डिपेंड करती है, इन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारी खुद की इनकम यानी कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आपको इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उस वीडियो को आप देखकर आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। अब देखिए, हमने देख लिया कि डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड में कितना चेंज आ रहा है अगर किसी भी फैक्टर में, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में हमने चेंज किया तो। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर की इनकम। तो देखो यहाँ पर प्राइस, अगर मानो पहले किसी कमोडिटी की, एक गुड की प्राइस 10 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 6 थी। अब प्राइस 10 से 15 हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गई। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, यानी हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो देखो डिमांड 6 से 2 हो गई। तो जब अगर आप डिमांड इलास्टिसिटी की यहाँ बात करो तो ये क्या होगा, इस डेफिनेशन में अगर आप डालो कि प्राइस जब 10 से 15 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ गया। तो इन दोनों को हम परसेंटेज टर्म्स में लिख देते हैं यहाँ पर कि प्राइस 10 से 15 हो गई तो मानो 50% इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फॉल आया, जो भी होगा यहाँ पर X%, तो ये हो गया हमारा डिमांड इलास्टिसिटी। ऐसे ही इनकम का एग्जांपल लो, जब कंज्यूमर 20,000 कमाता था तब वो 3 गुड्स खरीदता था, उसकी इनकम बढ़कर 40,000 हो गई तो वो ज्यादा गुड्स खरीदेगा, 3 से 5 खरीदेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज और यहाँ पर परसेंटेज चेंज दोनों को हम कंपेयर करेंगे और हम कहेंगे ये होती है हमारी डिमांड इलास्टिसिटी, यानी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ गई या घट गई। अब देखो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं डिमांड इलास्टिसिटीज। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है। आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता कि इनकम इलास्टिसिटी बतानी है, क्रॉस इलास्टिसिटी बतानी है या कुछ और, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसकी प्राइस? ऑफ कोर्स खुद की प्राइस, यानी उस कमोडिटी की प्राइस, ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस जो हम खरीदने जा रहे हैं। एक एग्जांपल समझो, 1 kg एप्पल 200 रुपीज के थे तो हमने 1 kg एप्पल खरीदा। अब देखो प्राइस फॉल हो गया 200 से 100 रुपीज पर केजी को। तो जब प्राइस फॉल हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल विल राइज। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 3 kgs हो गया। दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज द न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। अब हमें क्या निकालना है कि जब प्राइस 200 से 100 हो गया तब क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg से 3 kg तो हुआ, बट कितना इलास्टिसिटी है, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे हमें बात करनी है। सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, और परसेंटेज के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 100 से। तो मतलब क्या हुआ इसका, 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर मानो 4/1 मान लो या फिर 4 कह दो कि अगर प्राइस में
1 चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में 4 टाइम्स चेंज होगा, 4 टाइम्स चेंज होगा। यहां देखो 200 से 100 हो गई, 200 का 50% बताओ कितना होता है, 100। तो 200 का जो 50% लेस हुआ तो 100 आया, ठीक है। ध्यान से देखो 200 का जब मैंने 50% कम कर दिया तो 100 हुआ, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि पुरानी प्राइस में क्या हुआ, 50% फॉल हो गया, ठीक है, 50% फॉल हो गया प्राइस में, ठीक है। अब देखो जब 1 kg से 3 kg हुआ तो 1 kg का 200% कितना होता है, 2 किलो। 1 kg का 100% इज 1, 1 kg का 200% इज 2। सो 1 प्लस 2 मतलब ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी था इसमें जब मैंने 200% इंक्रीज कर दिया तब 3 बन गया। यानी कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कितना बढ़ गया, 200% से बढ़ गया। परसेंटेज बेसिस में बात करें, प्राइस 50% कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 200% से बढ़ गया, राइट। तो देखो जैसे यहाँ पर हमारा आंसर -4 आया था, उस माइनस साइन को आप एक बार इग्नोर कीजिए। हमेशा याद रखिए जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं तब हमेशा हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं। मतलब यहाँ -4 है तो हम केवल 4 को लेंगे, -2 होगा तो केवल 2 को लेंगे, -1.2 होगा तो केवल 1.2 को लेंगे। उस माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं आपको भी बताऊंगी। अब देखो ये हमारा आया था 4। अब अगर हम यहाँ पर इससे आंसर निकालना चाहें तो क्या होगा, वापस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालिए। यहाँ देखो 200% चेंज आया आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, तो यहाँ 200 लिख दो। और 50% फॉल हुई थी आपकी प्राइस, 200 से 100 हुई थी, 50% फॉल हुई थी ना, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50, ठीक है। ये ऑलरेडी परसेंटेज टर्म्स में है, 200/50 इज 4। अगेन योर आंसर इज 4। यानी कि हमें समझ आ गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब प्राइस के बदलने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना फर्क पड़ेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगा इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो इसके 5 सिचुएशंस है, 5 सिनेरियोज है, सबके डायग्राम कैसे होते हैं और उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है ये हम जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए मैं आपको एक रीजन बताती हूँ कि क्यों हमें हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हुए। देखिए डिमांड जो है वो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में होती है प्राइस के साथ में। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस और डिमांड उल्टा ओपोजिट बिहेव करते हैं, है ना। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है। ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर प्राइस पर केजी दिया हुआ है कमोडिटी का और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है। अब हम जल्दी से हमारा इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला हमने समझा है उससे अगर कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालो तो न्यू माइनस ओल्ड, 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100 तो करना ही है क्योंकि हमें परसेंटेज बेसिस में आंसर चाहिए। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100 अगेन, ठीक है, ये कट हो जाएगा और जब आप आंसर निकालेंगे तब आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। देखो -1/10 and this will be 4/8. So when you will be calculating you will get -0.20, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। यहाँ पे 9 माइनस 10 किया आपने इसलिए -1 आया, ठीक है, तो आपका आंसर आया माइनस का 0.2। अब रिवर्स करो सिचुएशन को, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई थी। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी को सेम लिया हमने, बट यहाँ हमने प्राइस को कम कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, है ना। अब यहाँ फिर से आप अगर निकालोगे परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी तो आप क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड यानी 11 माइनस 10 अपॉन ओल्ड और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, अगेन न्यू माइनस ओल्ड दैट इज 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100, ठीक है। 100 और 100 कट हो जाएगा और यहां पर आपकी वैल्यू आएगी अगेन 11 माइनस 10 इज 1/10, ठीक है, एंड दिस इज 4 माइनस 8, 4 में से 8 को माइनस करना है तो -4 आएगा यहाँ पर अपॉन 8। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से वही सेम आंसर मिलेगा -0.20। दोनों सिचुएशंस में आपको सेम आंसर मिला -0.20 और यहाँ पर भी आपको आंसर मिला -0.20। यानी कि आप कुछ भी कर लें, अगर आपकी प्राइस
बढ़ती है या आपकी प्राइस घटती है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, बढ़ रही है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, ऑलवेज यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर, क्योंकि इन दोनों का नेचर ही उल्टा चलता है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि दोनों ऑपोजिट बिहेव करते हैं, इसलिए हमेशा आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। इसलिए अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखो, ध्यान से सुनो, अगर उसने पूछा व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब अगर आपका आंसर है -0.20 तो आप लिखेंगे 0.20, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। अगर आपका आंसर है -1 तो आप नेगेटिव साइन को फिर से इग्नोर कर देंगे, आप लिखेंगे ओनली 1। ऐसे ही कोई भी वैल्यू आपकी आ रही है, आप उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और केवल वैल्यू को यहां लिख देंगे। लेकिन अगर उसने आपसे एग्जाम में पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस वर्ड कोएफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसने ये वर्ड लगा दिया आगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट, तो यहां पर आपका आंसर होगा -0.20 या -1 या -4, व्हाटएवर। आप नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करेंगे। यानी हमें समझ आया, अगर उसने पूछा व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर उसने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द केस, कोएफिशिएंट वर्ड आया मतलब आपको साइन भी लिखना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। डिमांड इलास्टिसिटी के केस में पॉजिटिव साइन नहीं आ सकता क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, हम देखेंगे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके 5 केसेस होते हैं। पांचों केसेस को बहुत आसान सी भाषा में जल्दी से समझ लेते हैं। 5 डिग्रीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है सेम तरीके से आप भी ड्रॉ करेंगे ताकि आप लंबे टाइम तक इसे याद रख सकें और समझ सकें। सबसे पहले देखो, डिग्रीज यहाँ लिखे हैं मैंने। यहाँ पर टाइप यानी कि किस नाम से हम उसे जानते हैं, कितना रिस्पॉन्स होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना रिस्पॉन्स होता है, वो हमने यहाँ लिखा है। और 4th कॉलम में हमें लिखा है शेप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी। सबसे पहला केस देखो, इलास्टिसिटी। ईपी डिनोट्स प्राइस इलास्टिसिटी 0, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 0 व्हाटएवर मे बी द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यानी कि भले आप प्राइस को बहुत बढ़ा दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एकदम पक्के हैं अपने इरादे के, जितनी डिमांड हमने सोची थी हम उतनी ही रखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को 100% कर दो, 200% कर दो, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रहेगा, 0 रहेगा। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ देखो, ये शेप ऑफ द कर्व कैसा है, हमेशा y एक्सिस पे आप प्राइस लिखते हैं, x एक्सिस पे आप क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं, आपको पता है। ये कैसा होता है कर्व का शेप, यहाँ देखो, प्राइस आप भले ये रखो, ये या ये, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स है यहीं पर। यानी कि शेप ऑफ द कर्व होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप कह सकते हैं शेप ऑफ द कर्व विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और इट इज अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल। ठीक है। सेकेंड देखो, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे आप कह सकते हैं इनफाइनाइट इलास्टिसिटी या फिर कंप्लीट इलास्टिसिटी। देखो, मानो आपने प्राइस को हल्का सा कम किया, 1 रुपी कम किया, तो जितनी भी डिमांड होगी आपकी सारी सेल हो जाएगी। जितना भी स्टॉक होगा सारा बिक जाएगा, क्योंकि लोग उस 1 रुपए कम करने के पर भी आपके पास आएंगे और सब कुछ खरीद लेंगे। ठीक है। वहीं पर अगर आपने प्राइस को हल्का सा बढ़ा दिया, मानो 1 रुपए या पॉइंट्स में, पैसे में आपने प्राइस को बढ़ा दिया, तो आपकी डिमांड पूरी गिर जाएगी और 0 हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी लोग उसी प्रोडक्ट को उतने ही प्राइस पर बेच रहे हैं और आपने हल्का सा भी प्राइस रेज करने की कोशिश की तो आपकी डिमांड 0। यानी इतना छोटा सा चेंज, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कैन लीड टू अ वेरी लार्ज और इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए वहां पर देखो शेप कैसा होगा कर्व का, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और यू कैन से इट विल बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये और वर्टिकल मतलब ये। तो वर्टिकल कब होता है, इलास्टिसिटी जब 0 होती है, और हॉरिजॉन्टल कब होता है, जब इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है। यहाँ देखो हम कैसे डिनोट कर रहे हैं इसको, प्राइस सेम है, हर बार प्राइस सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस में, पर फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस विल बी अ कर्व व्हिच विल बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड देखो,
प्राइस इलास्टिसिटी इज 1, यानी इसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक से क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। मानो 50% से आपकी प्राइस को कम कर दिया तो 50% से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या फिर 20% से आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो 20% से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, मतलब सेम परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहां देखो कैसा शेप होगा, इट विल बी अ straight line which will be downward sloping and it is also known as rectangular hyperbola। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर आपने इतना चेंज किया, प्राइस इतना फॉल हुआ, तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा ये दोनों इक्वल होगा, 10%, 10%, 20%, 20%, x%, सेम परसेंटेज चेंज होगा। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ देखो, इट इज when the price elasticity is more than 1, मतलब आप इसको कहते हो इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जब एक से ज्यादा होगा तो हम इसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो 1 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। जब ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज लेते हैं और नीचे परसेंटेज चेंज लेते हैं प्राइस में, और हमें वैल्यू चाहिए 1 से बड़ी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना, ये तो कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पर 5 होगा और नीचे 5 से छोटी वैल्यू होगी 4, 3, 2, 1 व्हाटएवर, तभी तो ये 1 से ज्यादा बड़ी आएगी वैल्यू, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, जब भी डिमांड इलास्टिक होगी, दिस परसेंटेज चेंज इन क्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर, सपोज करो 50%, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड दिस कैन बी एनीथिंग लेस देन 50%। ठीक है, तो यहां पर शेप कैसा होगा कर्व का, इट विल बी अ फ्लैटर कर्व। देखो फ्लैटर का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं सीढ़ी चढ़ना है आपको, और सीढ़ी ऐसे खड़ी हो, ये आपकी छत है और ये सीढ़ी है, तो आप बोलोगे बहुत टेढ़ी, बहुत डिफिकल्ट चढ़ाई है ना, तो दिस इज स्टीप स्लोप है, बहुत ज्यादा स्टीपर है स्लोप। लेकिन अगर ये आपका टेरेस है और ये आपका लैडर है, तो आप कहेंगे इट इज अ फ्लैट कर्व, है ना, फ्लैट चढ़ाई है। तो यहाँ देखो ये फ्लैट जब कर्व होता है, मतलब जितना दूर होता है ये वाई एक्सिस से, ये आपका वाई एक्सिस है, इससे जितना दूर है, जितना ज्यादा फ्लैटर कर्व है, उतना ही ज्यादा होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, फिफ्थ देखो, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसका मतलब ऊपर हम जो वैल्यू लेते हैं वो क्या होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तभी तो ये पूरी वैल्यू 1 आएगी। मतलब ऊपर यहाँ 4 और नीचे 5 होगा तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, मतलब इट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ देखो इट इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि जितना फर्क प्राइस के चेंज का पड़ रहा है क्वांटिटी पे वो कम है। यहाँ पर सपोज करो 49% और यहाँ 50%, यहाँ सपोज करो 59%, यहाँ 60%, तो सीधी सी बात है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में कर्व कैसा होगा, इट विल बी स्टीपर, यानी अगर ये आपका टेरेस है तो कर्व कैसा होगा, स्टीप होगा, बहुत टेढ़ी चढ़ाई होगी, है ना, डिफिकल्ट चढ़ाई होगी, देखो स्टीपर होगा। सो जितना ये पास होता है वाई एक्सिस के उतना ही स्टीपर होता है। ये देखो कितना पास है, दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर ये फ्लैट था कर्व, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यहाँ पे कर्व स्टीपर है, close to y-axis, elasticity is less than 1. So these were the 5 cases. I hope it is clear. So देखिए अब हम जल्दी से कुछ important questions solve कर लेते हैं, ताकि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो हम समझ सकें कि हमें practically समझ आया कि नहीं। सबसे पहले देखो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कितना कोएफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब percentage increase in quantity demanded is smaller as compared to the percentage fall in price। इसको आप कैसे समझोगे, देखो percentage increase हो रहा है quantity demanded में, it is smaller than percentage fall मतलब decrease in price। मैंने आपको बताया है कि जब भी percentage change in demand कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तब हमारा आंसर हमें पता है इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर अगर सिचुएशन में यहाँ ग्रेटर या लार्जर लिखा होता तब आप क्या बोलते हैं, आंसर तब क्या होता, तब हम ये कहते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस, तो आपका आंसर क्या होता,
तब आपका आंसर होता इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। क्यों? देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसे जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। इतनी चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। हम समझ तो सब कुछ चुके हैं कि जब भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होता है प्राइस से तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है 1 से, और जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन होता है प्राइस से तब इलास्टिसिटी भी होती है लेस देन 1, ठीक है। ये टेबल एक मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इसे आप अभी ड्रॉ करेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मॉड्यूल का। ये कहता है रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी आप कह सकते हैं कि प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो चेंज लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। सो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस चाहे बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी यहाँ पर देयर इज नो चेंज, या फिर आप कह सकते हो देयर इज जीरो चेंज। तो ये हमने कब पढ़ा था कि परसेंटेज चेंज कुछ भी हो रहा है प्राइस में, कितना भी आप प्राइस को बढ़ा दो या कितना भी कम कर दो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारी डिमांड वही रहेगी, हम तो भाई स्टबर्न है ना। तो ये होता है इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का केस, है ना। और इसमें क्या होता है, डायग्राम देखो, हमें पता है परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, चाहे आप प्राइस ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो या ये रखो, हमारी डिमांड तो यही रहेगी। सो इट इज व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यू कैन से इट इज वर्टिकल और पैरेलल टू y एक्सिस। यानी आपके ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 मॉड्यूल का। ये कहता है हॉट डॉग्स की प्राइस जब 22% से बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 25% से कम हो जाती है। ये तो हमें पता है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो, यहाँ केवल आप एब्सोल्यूट वैल्यू से हमें मतलब है। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 22% और क्वांटिटी में फॉल कितना हो रहा है 25%। ये बड़ा है ये बड़ा, क्वांटिटी में चेंजेस बड़ा, मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। और ऐसा जब होता है जब मैम क्यू बड़ा होता है, आपने बताया था इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ऑप्शन होगा आपका डिमांड कैसा है हॉट डॉग्स का, इलास्टिक डिमांड है। अगर यहीं पर वो ये लिख देता, मानो ये लिखता वो 22% और 20% होता, तब क्या होता आपका आंसर, तब आप बोलते मैम प्राइस में जो चेंज है वो बड़ा है क्वांटिटी से, मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। तो उस टेबल को हमें ध्यान रखना है, तुरंत हमें दिमाग में आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में ज्यादा है प्राइस से तो डिमांड विल बी मोर देन 1, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, तो यहाँ पे इलास्टिक हो गया आंसर। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है तो डिमांड विल बी लेस इलास्टिक और इट विल बी लेस देन 1। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर मॉड्यूल। ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक से हम समझते हैं कि इट इज लेस देन 1, यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं लिखा, इन इलास्टिक लिखा है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इट सेज इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो यहाँ देखो डिमांड तो लेस देन 1 है इलास्टिसिटी और प्राइस बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हमें पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये कह रहा है प्राइस बढ़ गई, देखो प्राइस बढ़ गई मतलब डिमांड कैसी हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इट विल फॉल, है ना, नेगेटिव रिलेशन होता है ना दोनों के बीच। तो ये बोल रहा है प्राइस तो बढ़ गई तो हमें पता है डिमांड फॉल होगी। अब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ है उससे कहीं कम ही असर होने वाला है डिमांड में, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। क्योंकि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है इसलिए परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, इसलिए हमें पता है, हम ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। Now see the last question for the day is 27th question of your module. ये कहता है मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है जहां पर जो खाने की डिमांड है वो इलास्टिक है। इलास्टिक बोला है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, इलास्टिक से मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ठीक है। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में
इट इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही मतलब होता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डिमांड तो इलास्टिक है और मैनेजमेंट जो है रेस्टोरेंट की वो सोच रही है कि क्यों ना प्राइस को बढ़ा दिया जाए, खाने की प्राइस को बढ़ाने का सोच रहे हैं, मतलब अब मील्स वहां पर महंगी करने का सोच रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट के इस डिसीजन से, क्या होगा? तो देखो जब प्राइस बढ़ेगी तो हमें पता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। कितनी फॉल हो जाएगी? इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इट इज इलास्टिक डिमांड, so percentage change in quantity demanded will be more than percentage change in price। तो हम कह सकते हैं there will be large fall or relatively the demand will fall in the restaurant because of the price increase। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके 4 मेथड्स होते हैं जिनमें से हमने फर्स्ट मेथड यानी कि परसेंटेज मेथड को डिटेल में समझा। 5 तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं उन सबको हमने समझा, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को डिटेल में हमने देखा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम देखेंगे बाकी 3 मेथड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस देन डू हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट करके जरूर अपनी प्रेजेंट मार्क करें। बहुत टाइम से आप ये चाहते थे कि मैं इलास्टिसिटी पर अलग से एक वीडियो बनाकर दूं। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट टू क्लियर योर कांसेप्ट्स। इन केस आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर आप अपने डाउट की पिक्चर मुझे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। टिल देन यू स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्टडीइंग विद यूनिकॉर्न। बाय बाय।